गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ठीक हैं आप लोग। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th हिंदी क्षितिज और अध्याय 2। किसका अध्याय 2? कहानी का अध्याय 2, गद्य भाग का। ठीक है, पहला अध्याय हम लोगों ने समाप्त किया था दो बैलों की कथा, और दूसरा नाम है हम लोग के पास लहासा की ओर। लहासा एक जगह का नाम है। देखिए, लहासा की ओर के रचनाकार कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन। तो हम लोग पहले इनके बारे में जान ले कुछ। देखिए, राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कहाँ पर गए? श्रीलंका में। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। देखिए, कितने भाषाओं के जानकार हो गए। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। ठीक है, इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया, जैसे मेरी जीवन यात्रा 6 भाग का था, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कर शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। लुप्त प्राय सामग्री जो धीरे धीरे लुप्त होने वाले होते हैं। यात्रावृत्त लेखन में, यात्रावृत्त का अर्थ ही होता है कि अगर कोई लेखक या कवि किसी जगह का यात्रा की है और उसके बारे में उन्होंने कुछ रचना किया, कुछ लिखा। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए, ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कर का उद्देश्य बताया। ठीक है, घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। मतलब है, इनका मानना था कि घूमने फिरने से, नए नए स्थानों पर जाने से हमें मनोरंजन तो होता ही है, कुछ ज्ञान में वृद्धि भी होती है और कुछ वैसे स्थानों के बारे में भी हम लोग जान पाते हैं जो प्रायः पुस्तकों में सिमट कर रहने से नहीं मिल पाता है। राहुल जी ने छूट गया एक लाइन, भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। अब आइए हम लोग लहासा की ओर के बारे में यहाँ पर देखते हैं। संकलित अंश कौन सा? लहासा की ओर राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। राहुल सांकृत्यायन कहाँ गए? तिब्बत। तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी, यानी भिखमंगे के वेश में। इसमें तिब्बत की राजधानी
ल्हासा की ओर। तिब्बत की राजधानी का क्या नाम आया? ल्हासा। तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ ल्हासा की ओर के बारे में। यहाँ से हम लोग का यह अध्याय प्रारंभ होगा। देखिए, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फड़ी कलिंगपोंग का रास्ता, कुछ अटपटा नाम है। फड़ी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, चीनी सेना का टुकड़ा। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में, मतलब किला के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त, मतलब जिसे छोड़ दिया गया हो, ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ, मतलब कौन? लेखक। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। लेखक के साथ उनके मित्र भी थे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। टोटीदार बर्तन देखे हैं, केतली के जैसा, वो चाय की दुकान पर हम लोग देखते होंगे कभी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर हैं और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। परित्यक्त चीनी, मतलब निकाली हुई चीनी। किले से जब हम चलने लगे, परित्यक्त चीनी में यह चीनी खाने वाला नहीं है, वो चीनी किला से संबंधित है। देखिए, परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया, मतलब रंगदारी। हमने वह दोनों चींटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के, यह जगह का नाम है थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान, उनके मित्र का नाम था सुमति, याद रखिएगा। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी थे ठहरने के लिए। दोबारा सुनिए, यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। मतलब भिखमंगे के वेशभूषा में थे, फिर भी उनको रहने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर, मतलब शराब पीकर, बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। तो ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में इतना पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तिब्बती यात्रा वाले कहानी ल्हासा की ओर को आगे बढ़ाते हुए। धन्यवाद।